आखिर कहाँ चली गई तुम। मेरे गांव में 10वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए कॉलेज नहीं था, इसलिए मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर आ गया था। मैं वहाँ अपनी मुँह बोली मौसी के यहाँ एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। आसपास सभी गरीब लोगों के घर थे। सब काम मैं खुद ही अपने आप करता था। कपड़े धोना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, सब कुछ। एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ एक दिन मेरे घर पर आई। आते ही सवाल किए, तुम मेरे भाई को ट्यूशन करा सकते हो क्या। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा नहीं। उसने कहा क्यों। मैंने कहा टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। शायद उसे पता था कि मैं खाना खुद पकाता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और लालच देकर बोली कि बर्तन भी साफ कर दूंगी। अब मुझे भी लालच ही आ गया। मैंने कहा कपड़े भी धो दो तो मैं पढ़ा दूंगा। वो मान गई। इस तरह से उसका रोज़ घर में आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ा रहा होता। ज़्यादा बात तो नहीं होती। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, खूब होशियार भी था। इस कारण ज़्यादा माथापच्ची मुझे नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह घर की सफाई भी कर दिया करती थी। दिन गुजरने लगे। एक रोज़ शाम को वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फ़ी थी। मुझे दी तो मैंने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो। उसने कहा घर से। आज बरसात हो गई तो कुल्फ़ियाँ नहीं बिकी। इतना कहकर वह उदास हो गई। मैंने फिर कहा मगर तुम्हारे पापा तो समोसे और कचौरी का ठेला लगाते हैं। उसने कहा वो सर्दियों में समोसे और कचौड़ी और गर्मियों में कुल्फ़ी बेचते हैं, और आज बरसात हो गई तो कुल्फ़ी नहीं बिकी। मतलब ठंड के कारण लोगों ने कुल्फ़ी नहीं खाई। ओह, मेरी गहरी सांस छोड़ी। मैंने आज उसे गौर से देखा था। गंभीर मुद्रा में वो उम्र से बड़ी लगी, समझदार भी थी और मासूम भी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मैं कभी कभार उसके घर भी जाने लगा, ख़ास तौर पर किसी त्योहार या किसी भी उत्सव पर। कई बार उससे नज़रें मिलती तो मिली ही रह जाती थीं। पता नहीं क्यों ऐसे ही समय बीतता चला गया। इस बीच कुछ बातें मैंने उसकी और भी जान ली कि वो बूंदी बांधने का काम भी करती है। बूंदी मतलब किसी ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल बिंदु बनाना। बिंदु बनाने के बाद चुनरी की रंगाई करने पर जो डिज़ाइन तैयार हो जाती है। मैंने बूंदी बांधने का काम करते उसे बहुत बार देखा था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो। वो बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों का। इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए। यही कोई 6 या 7 हज़ार। मुझे 1,000 रुपये उधार चाहिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए। कारण पूछोगी तो फिर तुम रहने दो। मैंने मायूसी के साथ कहा। वो बोली, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। तू मांगे तो मैं सारे दे दूंगी। उसकी ये आवाज़ अलग सी जान पड़ी, मगर मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया। पैसे मिल रहे थे, उन्हीं में खोकर रह गया। एक दोस्त से उधार लिए थे। कमबख्त 2-3 बार मांग चुका था। एक रोज़ मेरी जेब में गुलाब की टूटी पंखुड़ियाँ निकलीं, मगर तब भी मैं यही सोच कर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होगी। उस समय मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। एक दिन कॉलेज की मेरी एक दोस्त मेरे घर आई कुछ नोट्स लेने, और मैंने उसे नोट्स दे दिए और वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी और मेरी दोस्त को देखकर बाहर से ही तुरंत वापस घर चली गई। फिर दूसरे दिन दोपहर में आ गई। आते ही कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने कहा क्यों। काफ़ी देर तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धोने के लिए मेरे बिखरे कपड़े समेटने लगी। मैंने कहा, कहीं जा रही हो क्या। उसने कहा, नहीं, बस काम नहीं करूँगी, और मेरे भाई को अब से पढ़ाना भी मत।
मैंने कहा, अरे तुम्हारे 1,000 रुपये कल दे दूँगा। कल घर से पैसे आ रहे हैं। मुझे पैसों को लेकर शंका हो रही थी, इस कारण पक्का आश्वासन दिया। उसने कहा, पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा, तो फिर? मैंने आंखें उसके चेहरे पर रखी और उसने एक बार मुझसे नज़र मिलाई तो लगा कि जैसे हजारों प्रश्न हैं उसकी आंखों में, मगर मेरी समझ से बाहर थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे कपड़े लेकर चली गई। अपने घर से ही धोकर लाया करती। दूसरे दिन वह नहीं आई और ना ही उसका भाई आया। मैंने जैसे तैसे खाना बनाया, फिर खाकर कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधा उसके घर चला गया, यही सोचकर कि कारण तो जानूं काम न करने का। उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वो बीमार है। एक छप्पर में चारपाई पर लेटी थी अकेली। घर में उसकी मम्मी थी जो काम करने में लगी हुई थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुंह फेर लिया करवट लेकर। मैंने पूछा, दवाई ली क्या? नहीं, छोटा सा जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा, क्यों नहीं ली? उसने कहा, मेरी मर्जी, तुझे क्या? मुझसे नाराज़ क्यों हो ये तो बता दो। तुम सब समझते हो, फिर मैं क्यों बताऊं? कुछ नहीं पता, तुम्हारी कसम। सुबह से परेशान हूँ, बता दो। नहीं बताऊंगी, जाओ यहाँ से। इस बार आवाज़ रोने की थी। मुझे ज़रा घबराहट सी हुई। डरते डरते उसके हाथ को छूकर देखा तो मैं उछल कर रह गया। बहुत ही गर्म था। मैंने उसकी मम्मी को पास बुलाकर बताया। फिर हम दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी क्योंकि शहर में एक तो डेंगू के मामले आ चुके थे। मुझे अब चिंता सी होने लगी। उसकी माँ घर चली गई उसके पापा को बुलाने। मैं उसके पास अकेला ही था। बुखार ज़रा सा कम हो गया। वह गुमसुम सी लेटी हुई थी, दीवार को घूर रही थी एकटक। मैंने उसके चेहरे को सहलाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे भी। मैंने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? उसने आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा कर कहा कि अब बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पता चल गया है कि तुझे मेरी परवाह है ना? मेरे होठों से अपने आप ही एक अल्फाज निकला, बहुत। उसने कहा, बस अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गिला नहीं। जवाब को संभाल न सकी, बरस पड़ी उसकी आंखें। वह उठकर बैठ गई और बोली, रोता क्यों है पागल? मैंने जिस दिन पहली बार तेरे लिए रोटी बनाई थी उसी दिन से चाहती हूँ तुझे। एक तू पागल था, कुछ समझने में इतना वक्त ले गया। फिर उसने अपने साथ मेरे आंसू भी पहुँचे और फिर थोड़ी देर बाद उसके घरवाले आ गए। रात हो गई थी। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट भी आ गई। बताया गया था कि उसे डेंगू है और ये जानकर आग सी लग गई मेरे सीने में। खून की कमी भी थी उसे, पर खुदा का शुक्र है कि मेरा खून उसके खून से मैच हो गया। 2 बोतल खून दिया मैंने तो ज़रा सुकून सा मिला मेरे दिल को। उस रात वह अचेत सी रही, बार बार अचेत अवस्था में उल्टियाँ कर रही थी। मैं 1 मिनट भी नहीं सोया उस रात। डॉक्टरों ने दूसरे दिन बताया कि ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है, खून और देना होगा। डेंगू का वायरस खून का थक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स पर हमला करता है। अगर प्लेटलेट्स खत्म हो तो पूरे शरीर के अंदरूनी अंगों से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है। फिर बचने का तो कोई चांस ही नहीं। मैंने अपना खून देने का आग्रह किया, मगर रात को ही दिया था तो इस कारण डॉक्टर ने देने से मना कर दिया। फिर मैंने मेरे कॉलेज के 2-4 दोस्तों को बुलाया। साले एक साथ 10 आ गए। खून दिया, हिम्मत बंधाई, पैसे की ज़रूरत हो तो देने का आश्वासन भी दिया और फिर चले गए।
उस वक्त पता चला कि दोस्तों का होना भी कितना ज़रूरी होता है। पैसों की कमी नहीं थी, घर से आ गए थे। दूसरे दिन की रात तो वो ठीक ही दिखी, बातें भी करने लगी। रात को सब सोए थे, मैं उसके पास बैठा जागता रहा। उसने मुझे कहा, पागल, मैं बीमार हूँ, तू नहीं। फिर ऐसी हालत क्यों बना ली है तुमने? मैंने कहा, तू ठीक हो जा, मैं तो दाते ही ठीक हो जाऊँगा। उसने उदास होकर पूछा, एक बात बता। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुझे मिला? मैंने कहा, सिर्फ पंखुड़ियाँ ही मिली थी। हाँ। उसने कहा, कुछ समझे थे? नहीं। क्यों? सोचा था कॉलेज के किसी दोस्त का मजाक है। और वो रोटियां कौन सी? दिल के आकार वाली। अब समझ में आ रहा है, बुद्धू हो। हाँ। फिर वह हंसी, काफ़ी देर तक निश्चल मासूम हंसी। कल सोए थे क्या? नहीं। अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सचमुच नींद आ रही है, मगर मैं सोया नहीं। और वह सो गई। फिर घंटे भर बाद वापस जाग गई। मैं ऊँग रहा था, सुनो। हाँ, मैं नींद में ही बोला, ये बताओ, ये मेरी बीमारी छूने से किसी को लग सकती है क्या? नहीं, सिर्फ एड्स मच्छरों के काटने से लगती है। इधर आओ। मैं उसके करीब चला गया। एक बार गले से लग जाओ, अगर मर गई तो ये आरज़ू बाकी न रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज़। मैं इतना ही कह पाया। फिर वो मुझसे काफ़ी देर तक लिपटी रही और सो गई। फिर उसे ढंग से लिटाकर मैं भी एक खाली बेड पर सो गया। मगर मैं सुबह तो उठ गया, वो नहीं उठी, सदा के लिए सो गई। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर उसने आंखें नहीं खोली और वो इस संसार को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, मुझे रोता भी लगता छोड़कर। तो फ्रेंड्स, आज की इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।